द प्राउड बटरफ्लाई, ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट मॉरल स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसका ट्रांसलेशन। इस स्टोरी की हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आप सीखेंगे और जो ग्रामर का पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्राउड बटरफ्लाई। प्राउड का मतलब होता है घमंडी या फिर स्वाभिमानी। बटरफ्लाई यानी कि तितली, ये नाउन है, तो नाउन के बारे में ही बताया जा रहा है। ये प्राउड वर्ड जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण है जो नाउन के बारे में ही कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है या फिर कह सकते हैं इसकी विशेषता बताता है। स्टोरी है वंस, एक बार, देयर। देयर जो है यहाँ पर देयर का यूज़ एज अ सब्जेक्ट हुआ है। इंट्रोडक्टरी देयर बोलते हैं और इसका मतलब वहाँ बिल्कुल नहीं होता है। ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है, अपना कोई मतलब नहीं होता है। किसी चीज़ में कुछ है या कहीं पर कोई वस्तु है, किसी एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु है, ये एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे अब यहाँ पर हम ऐसे नहीं बोल सकते कि देयर वॉज अ ब्यूटीफुल शाइनी एंड कलरफुल बटरफ्लाई, यानी कि एक तितली वहाँ थी, इस तरीके से ऐसे नहीं बोलेंगे। तो वॉज यानी थी, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए देयर का यूज़ हुआ है। वॉज यानी थी अ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत या सुंदर। जैसे ये ब्यूटीफुल और शाइनी हो गया चमकदार, और कलरफुल हो गया रंगीन या रंग बिरंगी तितली। बटरफ्लाई यानी तितली। ये बटरफ्लाई यहाँ पर नाउन है, नाउन की ही विशेषता या नाउन के बारे में ही बताया। जैसे ये कलरफुल हो गया, ब्यूटीफुल और शाइन, ये तीनों ही क्या है, एडजेक्टिव है, तीनों ही एडजेक्टिव है। वॉज का यूज़ हुआ है, सिंपल पास्ट का ही ये वाक्य है। वॉज वर्ब का यूज़ कर कर हम कोई मेन वर्ब का यूज़ नहीं करते वॉज वर्ब के बाद में। जैसे वॉज के बाद में यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है या फिर नाउन का यूज़ होगा। इस तरीके से वॉज को लेकर सेंटेंसेस बनाए जाते हैं सिंपल पास्ट में। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर वॉज का यूज़ होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर वर का यूज़ होगा। तो वंस देयर वॉज अ ब्यूटीफुल शाइनी एंड कलरफुल बटरफ्लाई, यानी कि एक बार एक सुंदर शाइनी चमकदार और रंग बिरंगी तितली थी। तो यहाँ पर कहीं पर भी देयर का यूज़ नहीं निकला है। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए देयर का इस्तेमाल हुआ है कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। बट लेकिन शी वॉज वेरी प्राउड। शी यानी वह बटरफ्लाई, वॉज यानी थी, वेरी यानी बहुत, प्राउड थी यानी बहुत घमंडी थी, स्वाभिमानी थी। तो यहाँ पर प्राउड जो है ये भी एडजेक्टिव है। तो वॉज के बाद में एडजेक्टिव का इस्तेमाल, कोई मेन वर्ब का मुख्य क्रिया का इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिंपल पास्ट का ही ये वाक्य है। वन डे एक दिन, शी यानी उसने, सॉ यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो देखा, उसने एक दिन देखा, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस, अ बेबी एलिफेंट यानी कि हाथी का बच्चा, एक हाथी का बच्चा देखा। शी फ्लू, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म है, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, इस तरीके से तीनों फॉर्म होती है। फ्लाई का मतलब उड़ना, तो वह उड़ी, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यानी फ्लाई की सेकेंड फॉर्म है, वह उड़ी, सिंपल पास्ट का ही वाक्य, एफर्मेटिव सेंटेंस। टू हिम, किसकी ओर, उस एलिफेंट के बच्चे की ओर, तो टू का मतलब है की ओर, हिम यानी उस एलिफेंट के बच्चे की ओर। एंड सिट की सेकेंड फॉर्म सेट है यानी बैठी, सिंपल पास्ट का ही ये वाक्य है, एफर्मेटिव है। ऑन यानी पर हिज ईयर यानी उसके कान के ऊपर बैठ गई। तो यहाँ पर सॉ, फ्लू, सेट तीनों ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस चल रहा है। या फिर आपने देखा यहाँ पर वॉज का यूज़ कर कर वाक्य बनाया गया है, वॉज के बाद में कोई मेन वर्ब नहीं आई है, या तो एडजेक्टिव आएगा या फिर नाउन। द एलिफेंट आस्क्ड, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पूछा, द एलिफेंट ने पूछा। हु आर यू, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगा है, WH फैमिली का ये वर्ड है यहाँ पर, और इज एम आर का यूज़ किया गया है एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर भी इज एम आर के बाद में साधारण वाक्य है, ये इंट्रोगेटिव है, तो इज एम आर के बाद में कोई जो है मेन वर्ब नहीं आएगी, जैसे वॉज वर्ब में नहीं आती। तो यहाँ पर हु के बाद में आर का यूज़ हुआ है और यू यानी तुम, तो तुम
हु मतलब कौन हो, तुम कौन हो, कोई कुछ है, ये बताने के लिए इज एम आर का यूज़ होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही ये इंट्रोगेटिव वाक्य है, इज एम आर के बाद में कोई मेन वर्ब का यूज़ नहीं होगा। द बटरफ्लाई यानी कर्ता की स्टेट बताई जाती है, अवस्था बताई जाती है, तो वहाँ पर मतलब तुम कौन हो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो द बटरफ्लाई प्राउडली रिप्लाइड, बटरफ्लाई ने, तितली ने प्राउडली यानी घमंड के साथ, अभिमान के साथ, अभिमान से या कह सकते हैं घमंड के साथ रिप्लाइड जवाब दिया। तो ये जो प्राउडली है ना, रिप्लाइड तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो वर्ब के बारे में ही, वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दे इंफॉर्मेशन यानी एड वर्ब, तो ये प्राउडली यहाँ पर एड वर्ब है। अभिमान से क्या जवाब दिया, प्राउडली यानी अभिमान से, आई एम मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ। एम के बाद में यहाँ देखें द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो इस ये जो है सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा, हाईएस्ट डिग्री है द मोस्ट का यूज़ कर कर, यानी कि सबसे सुंदर, मैं क्या हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ, ऑफ ऑल द बटरफ्लाइज यानी सभी तितलियों से मैं सबसे सुंदर हूँ, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है यहाँ पर। आगे है यू आर अगली, तो जैसे इज एम आर का यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट के वाक्य होते हैं, इज एम आर के बाद में कोई मुख्य क्रिया मेन वर्ब नहीं आती है, या तो एडजेक्टिव का यूज़ होता है या फिर नाउन का यूज़ होता है, और ये जो है कर्ता की स्टेट की बात करता है, इज एम आर कर्ता की अवस्था की बात करता है कि कर्ता कैसा है या कर्ता कैसा था। तो यू आर तुम हो, यू के साथ आर का, जैसे इज एम आर का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, वॉज वर्ब का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। तो यू आर यानी तुम हो अगली, क्या हो, अगली हो, बदसूरत हो, एंड फैट मोटी हो। तुम क्या हो नहीं, यहाँ पर हाथी की बात है, तुम अगली और फैट हो यानी तुम बदसूरत और मोटे हो। तो यहाँ पर अगली और फैट क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये दोनों एडजेक्टिव है, यानी आर के बाद में आपको कोई मुख्य क्रिया नज़र नहीं आ रही है। यू हैव अ हैवी बॉडी, यानी किसी के पास कुछ है तो हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं, हैज़ हैव के बाद में भी कोई मुख्य क्रिया का यूज़ नहीं होता है। जिस भी चीज़ की बात की जाए, जो भी किसी के पास है, किसी के बॉडी पार्ट्स भी हो सकते हैं, तो अब तुम क्या हो, तुम्हारे पास क्या है, यू हैव अ हैवी यानी भारी शरीर, भारी बॉडी है, वेयर एज जबकि आई एम डेलिकेट मैं हूँ, यहाँ पर तुम्हारे पास तो ये है, तो हैज़ हैव स्टेट ऑफ पोजीशन को दिखाते हैं, किसी के पास कुछ है तो हैज़ और हैव का यूज़ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हैज़ का यूज़ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हैव का यूज़ होता है। डेलिकेट यहाँ पर जैसे एम के बाद में कोई वर्ब नहीं आएगी, या तो एडजेक्टिव आएगा या फिर नाउन आएगा, तो यहाँ पर एडजेक्टिव है डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। एंड लाइट, लाइट भी यहाँ पर एडजेक्टिव है, लाइट का मतलब हल्की। मैं हूँ यहाँ पर, तुम तो भारी और मैं क्या हूँ, बटरफ्लाई बोलती है आई एम डेलिकेट एंड लाइट, मैं नाजुक और हल्की हूँ। पीपल आर, तो यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट का ही वाक्य है। पीपल आर जेलस, ये भी सिंपल प्रेजेंट का है, ठीक है। इज एम आर के बाद में हैव का यूज़ हुआ है स्टेट ऑफ पोजीशन दिखाने के लिए, किसी के पास कुछ है, इज एम आर का यूज़ हो रहा है, यानी जो सब्जेक्ट है उसकी स्टेट अवस्था के बारे में इज एम आर के बाद में कोई मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं हो रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ये सेंटेंसेस है। तो पीपल जो है लोग, आर जेलस, तो जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या करना, तो ये जेलस है, ये भी एडजेक्टिव है। ऑफ माई कलरफुल विंग्स, मेरे जो रंगीन विंग्स हैं यानी कि पंख है, उनसे क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जेलस होते हैं। तो यहाँ पर विंग्स यानी जो पंख है उसके, वो कैसे हैं, कलरफुल है, रंगीन है, रंग बिरंगे हैं। जेलस ये क्या है, एडजेक्टिव है यानी कि विशेषण है। आगे देखें, द एलिफेंट कामली, अब ये जो है ये एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है। ये जो है, ये जो वर्ब होती है, वर्ब के बारे में ही कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है, यानी कामली, कामली का मतलब होता है शांति से। द एलिफेंट शांति से, सैड बोलता है, बोला उसने, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इट इज़ ग्लैड टू मीट यू, यानी कि तुमसे मिलकर मुझे क्या हुआ, मीट मतलब मिलना, ग्लैड यानी खुशी, मुझे तुमसे मिलकर
खुशी हुई, इट इज़ ग्लैड टू मीट यू, तो ये फिक्स्ड फ्रेज है कि आपसे मिलकर खुशी हुई, इट इज़ ग्लैड टू मीट यू, तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई। बट द बटरफ्लाई, लेकिन जो बटरफ्लाई है ना, कंटिन्यूड, कंटिन्यू रहना मतलब जारी रखना, रुकना नहीं, स्टॉप नहीं होना, मतलब जो वो कह रही थी अपनी तारीफ में उस चीज़ को वो जारी रखती है। तो यहाँ पर कंटिन्यूड है, जारी रखा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। देयर इज़ नो कंपैरिजन, तो यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज़ हुआ है, इंट्रोडक्टरी देयर है, यहाँ पर इसका खुद का अपना कोई हिंदी में मतलब नहीं होता है। देयर इज़ नो कंपैरिजन यानी कोई कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना, यानी कोई तुलना नहीं है। नो कंपैरिजन बिटवीन, के बीच में, किसके बीच में, अस यानी हमारे बीच में, एलिफेंट और बटरफ्लाई दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुलना नहीं है। यू हैव, तो ये भी किसी के पास कुछ है, जैसे बॉडी पार्ट्स के बारे में हम मेंशन करते हैं, कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हैज़ हैव का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में हैड का यूज़ करते हैं, पास्ट में। यू हैव 4 legs, अब तुम्हारे क्या है या तुम्हारे पास क्या है, 4 legs है, 4 टांगे हैं। आई हैव, अब मेरे कितनी है, 6 है, आई हैव 6, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, वहाँ पर हैज़ का यूज़ होगा, आई के साथ हैव का यूज़ होता है, यू आई और वी यू दे इनके साथ हैव का यूज़ होता है। तो इस तरीके से पोजेशन को दिखाने के लिए, किसी के पास कुछ है ऐसा बताने के लिए, चाहे वो बॉडी पार्ट्स हो, बहन भाई हो, ठीक है, इस तरीके से हैज़ हैव का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट टाइम में और पास्ट में हम हैड का यूज़ करते हैं। यू कैन नॉट सक, तो कैन का ये नेगेटिव सेंटेंस है, कैन मॉडल वर्ब है, क्षमता या सामर्थ्य, एबिलिटी जब दिखाते हैं, और चाहे एबिलिटी हो और नेगेटिव बनाएंगे तो नहीं होगी उसमें। तो यू कैन नॉट सक, सक का मतलब होता है चूसना। नेक्टर, नेक्टर का मतलब रस, फ्रॉम यानी से द फ्लावर्स, जो फूलों का रस है वो तुम है, वो क्या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, एबिलिटी नहीं है, चूस नहीं सकते। एज, एज यानी जैसे, आई कैन जैसे मैं कर सकती हूँ। फिर है एज शी वॉज, एज शी वॉज सेइंग, तो वॉज प्लस वर्ब में आईएनजी, पास्ट का ये कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज वर्ब के बाद में जो मेन वर्ब आती है मुख्य क्रिया उसमें आईएनजी लग जाता है, रहा था, रही थी, उसकी पहचान होती है। एज, जब शी वॉज सेइंग सो यानी कि ऐसा, जब वो ऐसा बोल रही थी, कह रही थी, अ स्ट्रॉन्ग विंड, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। विंड मतलब हवा, तो एक तेज़ हवा, तेज़ हवा, ये जो ब्लू है ना, ये ब्लू, ये ब्लो की सेकेंड फॉर्म है, यानी हवा का चलना, हवा का बहना, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट का ही ये पार्ट है। ब्लू, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू यानी तेज़ हवा चली या बही, एंड द बटरफ्लाई, जो तितली है वो कुड नॉट कीप, तो कुड नॉट यानी नहीं कर पाई, नहीं रख सकी, नहीं कर सका, नहीं कर पाई, इस तरीके से इसकी एंडिंग होती है, सका, सकी, सके से, अब नॉट है इसलिए नहीं का सेंस आ जाएगा, नेगेटिव है, तो वो क्या नहीं कर सकी, कीप का मतलब होता है बनाए रखना या रखना, हर यानी उसका जो बैलेंस है वो संतुलन, बैलेंस का मतलब संतुलन, तो वो तेज़ हवा चली तो अपना संतुलन, चली या बही तो अपना संतुलन नहीं बनाए रख पाई, नहीं बनाए रख सकी, इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। शी वॉज फ्लोन, वॉज और वर्ब के बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है तो पास्ट इनडेफिनिट का पैसिव सेंटेंस होता है, यानी कि शी यानी उसे, बटरफ्लाई को उड़ा लिया गया था, इन द विंड, हवा में, हवा में बटरफ्लाई को उड़ा लिया गया था। द एलिफेंट स्टूड, स्टैंड की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, खड़ा रहा, द एलिफेंट स्टूड, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है ये। फॉर्मली, फॉर्मली का मतलब है मजबूती से, तो ये क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब है यानी कि क्रिया विशेषण। स्टूड के बारे में ही कुछ आगे ये बता रही है। फॉर्मली, खड़ा भी कैसा खड़ा रहा, मजबूती से। एंड सैड और बोला, प्राइड, प्राइड का मतलब होता है घमंड, ऑलवेज हमेशा, हैज़ अ फॉल यानी घमंड का हमेशा क्या होता है, पतन होता है। तो यहाँ हैज़ के बाद में कोई मेन वर्ब नहीं है, मुख्य क्रिया नहीं है, तो हैज़ हैव का जैसे हम यूज़ करते आए हैं
पोजेशन के रूप में, वैसा ही मतलब घमंड जो है, प्राइड है, ऑलवेज हैज़ अ फॉल, यानी घमंड का हमेशा क्या होता है, विनाश होता है, पतन होता है। तो यहाँ पर फॉल का मतलब विनाश या पतन होना है। तो ये थी आज की इंग्लिश की छोटी सी कहानी। मैंने टेंस की हेल्प से इंग्लिश के पूरे स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे।